एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की। कल हमने बात की थी कि क्लास क्या होती है, मार्क्स के अनुसार क्लास क्या होती है, और आज हम ये देखेंगे कि कार्ल मार्क्स ने जैसा कहा है कि मानव इतिहास में हमेशा दो क्लासेस रही है। मानव इतिहास का निर्माण दो क्लासेस से हुआ है और उन क्लासेस में संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट होने से ही एक नई व्यवस्था समाज में सामने आती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कार्ल मार्क्स को इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी देने का भी श्रेय जाता है कि इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दिया। अब हम ये देखते हैं, रिवाइज करते एक बार कि क्लास क्या होती है। सो यू ट्राई टू डिफाइन व्हाट इज ए क्लास। कल जो हमने बात किया उसके बेसिस पे आप बताइए कि क्लास क्या होती है। राइट डाउन व्हाट इज क्लास इन योर नोटबुक। तो अभी हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं क्लास की। मिकाइल पेस जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना है एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो समान परिस्थिति के आधार पर शेष भाग से अलग किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक क्लास के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और उनकी जीवन शैली एक जैसी होती है और उसके आधार पर हम उसे बाकी समाज से अलग कर सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि कार्ल मार्क्स की क्लास कॉन्फ्लिक्ट पर क्या विचार हैं। तो कार्ल मार्क्स ने क्लास कॉन्फ्लिक्ट या जिसे हम हिंदी में कहें वर्ग संघर्ष, अपना जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वो उन्होंने अपनी रचना दास कैपिटल में दिया। दास कैपिटल के तीसरे खंड के अंतिम अध्याय में भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। तो कार्ल मार्क्स ह्यूमन सोसाइटी का जो इवोल्यूशन या उद्विकास है उसमें वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हुए हमें बताते हैं कि समाज के विकास की हर अवस्था में सदैव दो वर्ग रहे हैं और इन वर्गों में अपने अपने हितों को लेकर टकराहट होती है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मानव इतिहास की शुरू में आदिम साम्यवादी समाज था। आदिम साम्यवाद जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि मानव पहले, ऐसा हम एक सोशल साइंटिस्ट की कल्पना करते हैं कि आदिम जो हमारे समाज थे वो वर्ग विहीन समाज थे, वो जाति विहीन समाज थे। उन समाजों में समानता होती थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो भी पुराने आदिम साम्यवादी समाज थे वहां पर प्राइवेट ओनरशिप का विकास नहीं हुआ था, ये अवधारणा नहीं आई थी। ये जो भी संसाधन है, आर्थिक संसाधन है, उन पर निजी स्वामित्व की अवधारणा नहीं आई थी। निजी स्वामित्व नहीं था और जो भी उत्पादन के साधन थे उन पर पूरे समाज का अधिकार था। अब बताइए, जब उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन की शक्तियों पर, उत्पादन के संबंधों पर सबका कॉमन ओनरशिप हुआ तो क्या उनके जीवन स्तर में एक जैसा हुआ या फिर कोई फर्क आया? कोई गरीबी अमीरी का कॉन्सेप्ट हुआ क्या उस समाज में? नहीं हुआ। तो समाज में जितने भी संसाधन थे उस समय किस प्रकार का समाज, अर्थव्यवस्था किस प्रकार की रही होगी? कल्पना करके देखिए आप। उस समय भूमि, जंगल और क्या होता होगा बच्चों? पशुपालन। पशु या फिर बीज हुए, सीड्स हुए, फॉरेस्ट की जो लकड़ियां हैं, इन सब पर किसका अधिकार रहा होगा? पूरे समाज का। प्राइवेट ओनरशिप नहीं था, सभी को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन सभी संसाधनों के इस्तेमाल करने का अधिकार था। तो उस समाज में वर्ग नहीं थे। वर्ग नहीं थे तो सबकी जीवन शैली एक जैसी थी, एक जैसी तो फिर संघर्ष भी नहीं था। अब क्या हुआ? इस व्यवस्था में कुछ लोग जो साम्यवादी समाज में कबीले के सरदार थे, जिनमें की जो ज्यादा ताकतवर थे, शारीरिक शक्ति ज्यादा थी, उन्होंने नेतृत्व करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया? इन संसाधनों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। वो जल, भूमि, जमीन, पशु, इस दृष्टि से वो बाकी लोगों से उनके पास संसाधन ज्यादा हो गए। और परिवार व्यवस्था में भी जो बड़े बड़े फैमिली होते थे, पुराने
पुराने समय में तो परिवार में भी उनकी स्थिति सुदृढ़ हो गई, उनकी ज्यादा वाइफ्स होती थी, क्योंकि कहते हैं ना माइट इज राइट। अब देखिए बच्चों, दो तरह के वर्ग आ गए, एक वो जिनका जिनका की जंगलों पर या फिर बड़ी बड़ी भूमि पर अधिकार था, और दूसरे वो जो कमजोर रह गए इस व्यवस्था में और वंचित रह गए। तो जो पुरानी व्यवस्था थी उसके स्थान पर एक नवीन व्यवस्था उत्पन्न हुई वर्गों के उत्पन्न होने से, और उसे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वो है स्लेव सोसाइटी। तो मार्क्स कहते हैं कि स्लेव सोसाइटी में भी दो वर्ग बन गए, एक था मास्टर जिसका अधिकार था संसाधनों पर, दूसरा दास, हिंदी में कहेंगे स्लेव को दास। तो दास थे, वो मास्टर की सेवा करते थे, और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि एक स्लेव या दास की स्थिति ऐसी होती थी जैसे कि पालतू पशु की होती है। पालतू पशु मालिक की सेवा करता है, खूंटे से बांध दिया जाता है और उसे कोई अधिकार नहीं होता है अपनी इच्छा से जीने का। और इस इतना चरम सीमा पर यहाँ पर इन दो वर्गों में भेद था, स्वामी में और दास में, कि जब स्वामी की मृत्यु हो जाती तो दास को उसके साथ ग्रेव में, कब्र में जिंदा दफन तक कर दिया जाता था एक्सट्रीम केसेस में। तो यहाँ पर दो वर्ग हो गए आर्थिक संसाधनों पर अधिकार को लेके, प्राइवेट ओनरशिप की अवधारणा आ गई। फिर देखिए स्टूडेंट्स, जो कार्ल मार्क्स हैं वो ये कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है ना, वो होती है वाद प्रतिवाद और संवाद की प्रोसेस द्वारा। वाद प्रतिवाद और संवाद, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। तो देखिए ये जो स्लेव सोसाइटी है ये अपने आप में एक वाद हो गया, उसके प्रतिवाद के रूप में स्लेव सोसाइटी में जो समस्याएं आई उसके खिलाफ एक वर्ग खड़ा हो गया और वो उसे बदलना चाहता था। तो एक प्रतिवाद के रूप में समाज के विकास की अगली अवस्था हुई फ्यूडलिज्म, सामंतवाद, है ना। तो प्रतिवाद के रूप में सामंतवाद आया, मतलब वाद में प्रतिवाद में संघर्ष हुआ आपस में, तो एक नए स्वरूप में संवाद के रूप में हमारे पास ये कहेंगे कि हम फ्यूडलिज्म आया। फ्यूडलिज्म में भी कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वो भी वर्गहीन समाज नहीं था, वहां भी वर्ग थे। वो कौन से वर्ग थे, उनको उन्होंने कहा फ्यूडल लॉर्ड, मतलब सामंत, और लैंडलेस पीजेंट्स या भूमिहीन किसान। जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनके पास बड़े बड़े स्टेट्स के मालिक थे, वो बड़ी बड़ी जमीनों के, और जो भूमिहीन किसान थे, कृषक थे, वो इनकी भूमि पर खेती करते थे। अब खेती में जितना भी अतिरिक्त उत्पादन होता, और खेत है, बीज है, टेक्नोलॉजी है, खेती करने का जो तरीका है, इस पर अधिकार किसका होता था, फ्यूडल लॉर्ड्स का। जितना भी अतिरिक्त उत्पादन होता तो जो लैंडलेस पीजेंट्स या किसान है उनको ये देना पड़ता था, किसको, सामंतों को, है ना, भूमि पर स्वामित्व रखने वाले सामंतों को। और हमारे भारत में भी सामंत व्यवस्था थी, बड़े बड़े जो जमीनों के मालिक सामंत होते थे, उनके पास बहुत सारे गांव की जागीरें होती थी, और जो किसान खेती करते थे उनकी ओनरशिप नहीं होती थी खेतों पर। तो इस तरह से ये दो वर्ग हुए। जैसा मार्क्स ने अपनी रचनाओं में लिखा है कि मानव इतिहास में हमेशा दो वर्ग रहे हैं, तो मानवीय इतिहास की तीसरी अवस्था को उन्होंने जो सामंतवाद की संज्ञा दी, वहां भी दो वर्ग हुए, फ्यूडल लॉर्ड्स अर्थात सामंती स्वामी और भूमिहीन किसान। अब इस व्यवस्था में भी काफी विसंगतियां आई। जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उन्होंने शोषण किया जो भूमिहीन किसान थे, छोटे किसानों का। अब उनमें चेतना आई, किसानों ने आंदोलन किया और इस व्यवस्था को उन्होंने बदलने का प्रयास किया, और बदलने की जो प्रोसेस था, जैसा मार्क्स कहते हैं, वो थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की प्रोसेस से, मतलब वाद प्रतिवाद संवाद की प्रक्रिया से परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। तो वो ये कहते हैं कि जो ये फ्यूडल लॉर्ड्स थे, इस अवस्था को आप वाद कह सकते हैं। प्रतिवाद का मतलब हुआ कि इसमें सुधार के लिए एक नए विचार आए, और फिर दोनों में संवाद हुआ, एक नई व्यवस्था हमारे सामने आई। उसको उन्होंने कैपिटलिज्म कहा, जिसे हिंदी में हम कहेंगे पूंजीवाद। तो मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद में बड़ी बड़ी मशीनों से उत्पादन होने लगा, उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों ने अधिकार कर लिया। कारखाने हैं, मशीनें हैं, या जो श्रमिक है उन पर किसका अधिकार हो गया, पूंजीपतियों का अधिकार हो गया। तो वो इसको इस भाषा में इस क्लास को बुर्गेस क्लास और प्रोलेटेरिएट क्लास भी कहते हैं। बुर्गेस का मतलब बिजनेस ओनर्स जो हुए, फैक्ट्रीज के मालिक हुए, और प्रोलेटेरिएट कौन हुए, मजदूर
मजदूर वर्ग हुआ, जो कि फैक्ट्रियों में काम करता था, जो उत्पादन करता था, जो अपने श्रम से उत्पादन करता था और उसके उत्पादन से ही फैक्ट्रियों में प्रॉफिट होता था। लेकिन वो प्रॉफिट किसकी जेब में जाता? क्या उस प्रॉफिट का बंटवारा होता था मजदूरों के बीच में? नहीं, उस प्रॉफिट का हिस्सा मजदूरों को नहीं दिया जाता था। जितना भी प्रॉफिट होता था वो सब पूंजीपति की जेब में जाता था। तो सरप्लस जो प्रॉफिट है, सरप्लस प्रोड्यूस है, उसका फायदा पूंजीपति को मिलता। अब यहाँ भी फिर दोनों के हितों में टकराहट हुई। जो मजदूर वर्ग है वो बहुत असहाय महसूस करने लगा, वो अपनी प्रतिदिन की आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पा रहा था। तो अब उसकी जीवन स्तर बहुत निम्न हो गया, इनका जीवन स्तर बहुत लग्जूरियस लाइफ जीते थे, अर्थात बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन जिसे हम कहें। तो अब जो प्रोलेटेरियट क्लास है उसमें अपने हितों के प्रति चेतना आई, जैसा मार्क्स अज्यूम करते हैं कि उनमें चेतना आएगी, उनमें अवेयरनेस आएगा, और वो क्या करेंगे? पूंजीपति वर्ग के खिलाफ संघर्ष करेंगे। और मार्क्स ये कल्पना करते हैं कि भविष्य में कम्युनिज्म आएगा, है ना, भविष्य का एक साम्यवादी समाज आएगा, जिसमें कि जो फैक्ट्री है उस पर अधिकार किसका हो जाएगा? मजदूरों का हो जाएगा, और जितना भी प्रॉफिट है वो सबके बीच में बंट जाएगा, आपस में वो बढ़ जाएगा। तो इससे सबका जीवन स्तर में समानता आएगी और एक भविष्य में समता आधारित समाज की रचना हो पाएगी, जिसे हम कहें इगैलिटेरियन सोसाइटी। तो कार्ल मार्क्स की इसको हम यूटोपियन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, क्योंकि आदर्शवादी है। यूटोपियन का मतलब क्या हुआ? जो यथार्थ में उसको यथार्थ करना मुश्किल हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी भी हम कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में रह रहे हैं। हमारी इकोनॉमी कैसी है? भारत की इकोनॉमी कैसी है बताइए आप। हमने किस प्रकार की इकोनॉमी को अपनाया? आपने यहाँ 5 ईयर प्लानिंग है ना, आपने पढ़ा है कि आज़ादी के बाद हमने 5 ईयर प्लानिंग को अपनाया। और कौन से देश से हम प्रभावित हुए? यूएसएसआर, वर्तमान में जिसको हम रूस कहते हैं, वहाँ से हमने 5 ईयर प्लानिंग लिया। और कहीं ना कहीं उसमें समाजवाद का इनपुट, समाजवाद का उसमें एक दर्शन है। तो फ्यूचर में वो ये कहते हैं कि एक क्लासलेस सोसाइटी हो, एक जाति विहीन, एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो, समता आधारित समाज की स्थापना हो। और वो किस प्रक्रिया से होगी? वो इन दोनों क्लासेस में कॉन्फ्लिक्ट से होगी, है ना। और वो कॉन्फ्लिक्ट कब होगा? जबकि जो शोषित वर्ग है, जैसे वो कहते हैं ना कि इन्होंने, देखिए ये संख्याएं तो अलग अलग दी है, नाम तो अलग अलग है दोनों क्लासेस के, लेकिन मोटे तौर पर कार्ल मार्क्स ने कहा है कि हमेशा ह्यूमन जो मानव समाज का इतिहास है ना, उसमें 2 वर्ग रहे हैं। एक तो है शोषक वर्ग, मतलब एक्सप्लॉइटर क्लास, शोषक वर्ग, और दूसरा है एक्सप्लॉइटिंग क्लास, मतलब शोषित वर्ग, है ना। तो ये नाम इनके अलग अलग है, अर्थव्यवस्था के अनुसार इनके नाम है, जैसी जैसी इकोनॉमी थी, लेकिन वो कहते हैं वर्ग हमेशा 2 ही रहे हैं। और इन दोनों वर्गों में संघर्ष होने से, और संघर्ष कोई पीसफुल संघर्ष, शांतिपूर्ण संघर्ष की बात नहीं करते हुए, क्रांतिकारी संघर्ष, हिंसक संघर्ष होने से समाज में एक नई नवीन व्यवस्था आती है। और वे कल्पना करते हैं कि भविष्य में एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की स्थापना हो, एक समता आधारित समाज की स्थापना हो। तो ये कार्ल मार्क्स का क्लास कॉन्फ्लिक्ट का सिद्धांत की हमने बात की। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गॉड ब्लेस यू ऑल।